जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। हाफिली क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आपका साइंस का 70 नंबर का है वो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है, वीडियो को अंत तक है जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही डीपली से समझाऊंगा। इससे पहला प्रश्न क्या है, श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, या फिर अ और ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ऊष्मक्षेपी क्या होती है, ऊष्मशोषी क्या होती है, और बाकी इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। श्वसन है ना, जो हम सांस लेते हैं, आपको पता है सांस लेते तो गर्म हवा है वो बाहर आती है। ठीक है, बाहर आती है मतलब ऊष्मा है वो बाहर निकलती है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन किस अभिक्रिया में होता है? ऊष्मक्षेपी में होता है। क्या होता है इसमें? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा निकलती है, इसलिए क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका सिंपल सा। ऊष्मक्षेपी की परिभाषा भी बता दी, और श्वसन एक अभिक्रिया है कैसी है, ऊष्मक्षेपी, वो भी बता दिया। अब देखो ऊष्मशोषी है वो क्या होती हैं, तो ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, मतलब वो वापस है उसमें जाती है। ठीक है, तो वो होती है ऊष्मशोषी। ठीक है, और जो हम सांस लेते हैं श्वसन है ना, वो कैसी अभिक्रिया है, वो ऊष्मक्षेपी है। ठीक है, आप जैसे सांस छोड़ते हो तो बाहर एक गर्म हवा निकलती है, तो वो गर्म हवा होती है ना, वो ऊष्मा होती है। ऊष्मा क्या होती है, और बाहर निकलती है, तो वो ऊष्मक्षेपी होगी, है ना। हाँ, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व धातु है वो नहीं है? तो कौन सा धातु तत्व है धातु नहीं है? सोडियम, कार्बन, और फिर है मैग्नीशियम और जस्ता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन है, एकदम सही हो जाएगा। और कार्बन, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? तो सभी स्टूडेंट को याद रखना, सी होता है। ठीक है, क्या होता है? सी, इसको सी से दर्शाते हैं। और परमाणु क्रमांक है कितना होता है कार्बन का? तो याद रखना 6। ठीक है, और इसकी संयुक्ता है, कार्बन की संयुक्ता है वो कितनी होती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 4 होती है। कितनी होती हैं? 4 होती हैं कार्बन की संयुक्ता। और कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। बाकी ये जो तीनों ना, जैसे आपके सोडियम है, और मैग्नीशियम है और जस्ता है, ये तीनों तो धातु हैं, लेकिन जो कार्बन है वो क्या है? अधातु हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न है आपका तीसरा, क्या कह रहे हैं कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सभी अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया जैसे पलक झपकना, ये क्या है? अनैच्छिक है। जैसे हम कूदते हैं तो हमारी इच्छा है कि हम कूदेंगे। ठीक है, और जैसे हमें इच्छा हो रही है कि हम दौड़ेंगे, तो हमारी इच्छा हो रही है, वो अनैच्छिक नहीं है। ठीक है, जैसे पलक झपकते हैं, हम आंखों ऊपर पलक होती है ना, वो क्या करते हैं? पलक झपकते हैं, हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं, वो तो झपकी तो झपकेगी, फिक्स है। ठीक है, तो ये है ना, जो नियंत्रण है, इसका नियंत्रण है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो करता है? तो कौन सा भाग करता है? मेंडुला, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या फिर अनु मस्तिष्क। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिया जाए ना, तो वही आपको राइट करना। क्या दिया जाए? केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगर वो दिया जाए तो वो आपको राइट करना, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे? विशेष रूप से जो आपका मेंडुला है ना, वो राइट आंसर करोगे। क्या करोगे? मेंडुला है विशेष रूप से सही होगा। ठीक है, ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है आपका, इसमें तो आपका हो गया ये ऑप्शन। चौथा है, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन भी दे सकता है आपको ऑप्शन में। ठीक है, और ऑक्सीकरण भी दे सकता है, दोनों एक ही नाम है ना, ऑक्सीकरण का हो या फिर उपचयन का हो, दोनों है एक ही नाम है। ठीक है, और अपचयन, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन, और ये भी नाम दिया जा सकता है, और उपचयन और अपचयन ये भी दिया जा सकता है, तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। और इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन है वो होता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग होता है, या फिर कमी है वो होती है। और मैं आपको सिंपल से समझाऊं तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीकरण जो है वो आपकी क्या रहती है? ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। ठीक है, और अगर ऑक्सीकरण की जो है ना कमी है वो हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि है वो होती है, तो वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया है वो होती है। और दोनों है जो जब साथ साथ होती हैं तो वो होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर आप उपचयन अपचयन कह सकते हो, ऑक्सीकरण अपचयन कह सकते हो। ठीक है,
ये हो गया, आपको सिंपल से सिंपल समझा दिया मैंने। आगे देखो भाई, अगर आप समझ में आ रहा है अगर आपको, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक है जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे भी आपको इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2023-24। और आगे देखो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, एक आपको पता है मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है, एक है आधुनिक आवर्त सारणी। हमें बता नहीं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु आयतन है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो बताओ भाई इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक है, एकदम सही हो जाएगा। ये है ना आधार है तत्वों का वर्गीकरण का, ठीक है। हम कोई ना कोई आधार मानते हैं ना, है ना, कि इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, इस आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर है आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत है वो किया गया है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना, किसकी, मेंडलीव, ठीक है। इसकी आवर्त सारणी का सबसे हल्का और पहला तत्व कौन सा है, हल्का और पहला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, हल्का और पहला तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। आपको याद रखना है, क्या याद रखना, हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, ये आपका सही होगा। उसके बाद है अगला, देखो अगला, बाकी इसमें मैंने बता दिया है, परमाणु क्रमांक होगा, है ना। हाँ, ये परमाणु क्रमांक। किसी मनुष्य में दाढ़ी आ रही है, ठीक है, मूछें आ रही है, मूछें, हाँ, दाढ़ी तथा मूछों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन। तो इसमें तो सभी स्टूडेंट को पता है, किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जो तना होता है, तना तो आपको पता होगा ना, हाँ, ये जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, और जो बीच में होता है ना पतला सा, और उसके नीचे जड़ें होती है, तो ये होता है तना। जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला, ये तना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो याद रखना, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जब मनुष्य कृत्रिम रूप से विभिन्न भागों से नवीन पौधा पैदा करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नवीन पौधा कैसे प्राप्त करेगा, जैसे कोई पौधा है, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, उसको यहाँ से तने से काट लिया, फिर दूसरी जगह है उसको रोप दिया, ठीक है, फिर वो उग जाता है, मतलब उसका विकास भी हो जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। मतलब मनुष्य कृत्रिम रूप से खुद करता है, ठीक है, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता है कि वो ऑटोमेटिक तना कट जाएगा, ऑटोमेटिक दूसरी जगह आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। मनुष्य खुद करता है, मतलब कृत्रिम रूप से करता है, उसका तना काट देता है, फिर उसको दूसरी जगह है वो रोप देता है, ठीक है, और फिर उसका मतलब वो पौधा है सलग जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ आप मान सकते हो, ठीक है, उसका विकास है वो हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन किस किस में होता है, पुदीने में होता है, हल्दी में, अदरक में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो याद रखना सभी स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाँ, एक आपको मैं और ऑप्शन बताऊं, जैसे हल्दी, पुदीना हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया। एक होता है सलकनंद, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है कि ये है या फिर नहीं है, इसमें आता है या फिर नहीं आता है, कायिक प्रवर्धन में होता है या फिर नहीं होता है। तो याद रखना, होता है इसमें सलकनंद। क्या होता है सलकनंद, सिंपल से सिंपल समझाऊँ तो लहसुन। क्या हो जाएगा, लहसुन। जो लहसुन होता है ना, आप साग सब्जी में नाखते हो, है ना, तो वो वही वाला लहसुन है यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी, उसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूरदृष्टि दोष संशोधित, उसका मतलब निवारण करना, उसको दूर करना, भगाना है उसको, दूरदृष्टि दोष को। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किस लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि दूरदृष्टि दोष है वो होता क्या है। तो जिसमें इसमें क्या होता है, आसपास की वस्तुएं क्या आती हैं, धुंधली नजर आती है। क्या आती है, धुंधली। अगर आपको आसपास देखो, आप एक बार देखो, अगर आपको आसपास की वस्तु है, जैसे आपके पास पंखा है, कोई भी आप मान लीजिएगा, अगर वो थोड़ी थोड़ी धुंधली नजर आती है, तो इसका मतलब आपको क्या दोष है, दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि पास की नज़र क्या है, कमज़ोर होती है। क्या होती है, पास की नज़र क्या होती है, कमज़ोर है वो होती है, तो वो होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। हाँ, ओके, अब ये आपको समझ में आ गया कि दूरदृष्टि दोष है वो होता क्या है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष को दूर कैसे करेंगे, मतलब उसको संशोधन है वो कैसे करेंगे, हमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, इसके लिए हम चश्मे के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका लेंस का, उत्तल लेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तल लेंस, ठीक है। ये बी ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका। हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखो, वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
रूपांतरित करता है। कोई भी यंत्र है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का है, उसको किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब यंत्र है, कोई ना कोई यंत्र है। और यंत्र क्या होता है, आपको सभी पता है, मोटर होती है। क्या होती है, मोटर क्या है, यंत्र है, वो गोल गोल घूमती है, मतलब यंत्र है, पंखा है, यंत्र है, ठीक है। हाँ, तो ये मोटर है, सब कुछ ये यांत्रिक ऊर्जा में आते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब हो गया उसमें, तो मोटर हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है वो भी कई बार पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना, तो वो कौन सा होता है, तो वो आपको याद रखना, जनित्र, विद्युत जनित्र होता है। मतलब जनरेटर, आप जनरेटर लगाते हो ना, जैसे आपके घर में ब्याह वगैरह होता है, शादी ब्याह हो, हाँ, तो उसमें जनरेटर है वो लगाते हैं, ताकि हमारे घर पे लाइट चली जाए तो भी जनरेटर है वो काम चला जाए, ठीक है। जनरेटर से ही सब कुछ होता है वैसे, ठीक है। तो आपका जनित्र है ना, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, जनित्र है ना यांत्रिक ऊर्जा है, फिर इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है वो करता है, ठीक है। मतलब जनित्र है ना, ये मशीन है, ठीक है, मशीन है, हाँ, तो वो किसको करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित है वो करता है, उसमें कुछ डालते हैं, ठीक है, और फिर है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और आपके घर में है लाइट है वो हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला प्रश्न है आपका, इसमें तो बाकी है ना, मोटर है वो सही होगा, क्या होगा, मोटर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, इनमें से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र मतलब जो क्या है, कृत्रिम मतलब मैंने बता दिया है, मनुष्य द्वारा बनाए गए, क्या बनाए गए हैं, जो क्या बनाए गए हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, वो होते हैं कृत्रिम पारितंत्र। जैसे पारितंत्र कोई भी मान लीजिएगा, जैसे खेत है, ठीक है, खेत है, कृषि है, ये मनुष्य द्वारा बन जाता है, वनों को जलाकर फिर वहाँ पर खेत हैं बना दिए जाते हैं, फसल हैं वो हो जाती हैं फिर, है ना। हाँ, तो वो होता है कृत्रिम पारितंत्र। तो इसमें है ना राइट ऑप्शन क्या होगा, कृषि भूमि है वो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जैसे बांध है, बांध भी हम मनुष्य ही बनाते हैं ना, कृत्रिम बनाते, कृत्रिम, हाँ, कृत्रिम पारितंत्र होगा ये भी। हाँ, उसके बाद है जैसे पार्क है, कोई भी पार्क है बना दिया, कोई उद्यान है वो बना दिया, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, आनुवंशिकी का जन्मदाता है। आनुवंशिकी का जन्मदाता, ऊपर वाले में बी होगा, कृषि भूमि, ठीक है। हाँ, आनुवंशिकी का जन्मदाता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि आनुवंशिकी क्या होती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता मतलब जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। किसकी विभिन्नताओं का, जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो होता है आनुवंशिकी। और ये इसके जन्मदाता है वो कौन है, मेंडल है, कौन है, मेंडल है वो होगा, ठीक है। अगला देखो भाई, दूसरा है 6 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें हर एक खाली जगह है 3/4 की होगी, और 8 प्रश्न है वो आपके दिए होंगे, ठीक है। मतलब एक में भी आपका पाव है वो कम पड़ेगा, 1/4 है वो कम पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगला देखो भाई, किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा है किसका मात्रक है, तो याद रखना ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अगला देखो, मानव लार में एंजाइम प्रकीर्णन उपस्थित होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है भाई, टाइलिन। सभी स्टूडेंट को पता है टाइलिन है होता है, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, ठीक है। हाँ, अब देखो अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन, ठीक है। हाँ, अब देखो अगला प्रश्न है आपका अगला, अब फटाफट से करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। सूर्य के क्रोड में होने वाली अभिक्रिया है। सूर्य के क्रोड में होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, परमाणु संलयन होती है। क्या होती है, परमाणु संलयन, ठीक है। और एक आप इसकी जगह ना एक और नाम भी लिख सकते हो, अगर वो आपको पता होगा तो आप इसकी जगह लिख सकते हो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, ये सही होगा आपका, ओके। अब देखो अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाँ, नेक्स्ट है, यकृत से रक्त स्रावित होता है। एक होता है रक्त और एक होता है रस, दोनों के आंसर में बता दूं। यकृत से रक्त पूछा तो होता है लाल रक्त। क्या होता है, लाल रक्त स्रावित होता है। और रस पूछता तो हम बताते हैं पित्त रस। क्या बताते, पित्त रस। दोनों के मैंने आंसर बता दिए। नेक्स्ट है आपका अगला, बहुत ही डीपली से समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है भाई, हाँ, सब स्टूडेंट को पता है वो होना चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता तो क्या होती है, धनात्मक होती है। अगर आपको पूछता कि धनात्मक किसकी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है। और हमें पूछा है ऋणात्मक, तो वो होगा आपका एकदम सही होगा अवतल। क्या होगा, अवतल है वो सही हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ये दोनों आपको समझ में आ गए, भूलना नहीं है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपको। अगला है
कांच का अपवर्तनांक रंग के लिए अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो याद रखना बैंगनी रंग के लिए। और न्यूनतम किसके लिए होता है? न्यूनतम किसके लिए होता है? तो वो होगा आपका लाल रंग, न्यूनतम लाल, और अधिकतम पूछा है तो बैंगनी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, पेड़ पौधे हैं, कोई भी जीव जंतु हैं, उनके जो भी अवशेष हैं, मतलब वो मर गए हैं और लाखों वर्षों से क्या है पृथ्वी के नीचे दबे पड़े हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका क्लियर। तीसरे का पहला है आईयूपीएसी का पूरा नाम है वो लिखिएगा। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं तो समझ जाइएगा। हाँ, आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखना है तो याद रखना इंटरनेशनल, इंटरनेशनल INTER NATION इंटरनेशनल, ये हो गया यूनियन, UNION यूनियन ऑफ प्योर, PURE। ठीक है, PURE एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड, हाँ इतना सा लिख दिया। इसके बाद आगे और लिखना है। ठीक है। हाँ, APPLIED अप्लाइड, और केमिस्ट्री इसमें लिखनी है CHMISTRY। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, मैंने बता दिया। अगला है परागकण को परिभाषित करना, डिफाइड पॉलिनेशन। हाँ, ये भी आप कर लोगे। नेक्स्ट है आपका, आप कठोर और मृदु जल की पहचान है वो कैसे करेंगे? कोई भी मृदु जल हैं, ठीक है, हाँ, या फिर आप कठोर जल हैं, इनकी पहचान है वो कैसे करोगे? तो मैं आपको सिंपल से सिंपल समझाता हूँ। जैसे आप नहाते हो, कपड़ा धोते हो, तो आपका जो जल है ना, जल से धोएंगे ना कपड़े हैं, नहाते हो, तो जल साबुन के साथ बहुत सा झाग देता है, बहुत सा झाग देता है। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या होगा? मृदु जल होगा। ठीक है, तो उस जल को मृदु जल कहते हैं। और जब जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग नहीं देता है तो उसे कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर जल। झाग है वो कम देता है या फिर बिल्कुल कम है देता है तो वो होता है आपका कठोर जल, और बहुत ज़्यादा देता है तो मृदु जल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला देखो भाई, कोई दो जनन संक्रमित रोगों के नाम लिखिए। एक तो आपको सभी स्टूडेंट को पता है एड्स। ठीक है, ये मतलब जनन संक्रमित रोग हैं। और उसके बाद है एक और आपको याद रखना, सिफिलिस। क्या होगा? सिफिलिस। हाँ, ये होगा आपका राइट। अगला देखो, अगला, हाँ, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? मैं आपको एक लाइन में उत्तर बताऊं तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इतना सा लिख दोगे। ठीक है, इसको फुल में लिखना, ऐसे नहीं लिखना कि वायुमंडलीय अपवर्तन। मैंने बताया वायुमंडलीय अपवर्तन, और आपने भी वहाँ पर एग्जाम में वायुमंडलीय अपवर्तन लिख दिया। आपको पूरा क्या लिखना है? तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, इतना सा लिख देना। अगला है आपका, महासागरों में जल स्तर किस कारण चढ़ता है और किस कारण गिरता है? तो वो बताना है। तो वो आपको हो जाएगा चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। ठीक है। हाँ, और इस घटना को क्या कहते हैं? जो यहाँ पर चढ़ना या फिर गिरना, ये इस घटना को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है, ज्वार कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ठीक है। हाँ, अगला देखो, हाँ, अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक समूह से क्या तात्पर्य है? किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधों का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकारात्मक समूह कहलाता है। हाँ, खाद्य जाल है मुख्य हैं तो सुनिएगा, किसी पारितंत्र में प्रतिपादित होने वाली विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के आपस में संबंध होने से बने जाल को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल क्या होता है भाई? पौधों से प्रारंभ होता है और मांसाहारी पर समाप्त होता है। मतलब कोई जीव है वो पौधों को खाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जीव है वो क्या करता है? पौधों को खाता है। हाँ, फिर उस जीव को कोई और जीव खा जाता है। हाँ, फिर उस जीव को और कोई जीव खा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये श्रृंखला होती है ना, यही खाद्य जाल है वो होती है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होती है? ये तो एक तो पौधे से शुरू होती है। सबसे पहले कोई जीव है वो पौधों को खाएगा, फिर उस जीव को कोई और जीव खाएगा। हाँ, तो ये शुरू कहाँ से होती है? पौधों से शुरू होती है, और समाप्त कहाँ पर होती है? मांसाहारी जीव, कोई भी मांसाहारी जीव है ना उस पर है वो समाप्त होती है। ठीक है, अगला देखो, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? हाँ, एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है। ये धारा नियंत्रक का कार्य है। ब्यूटेनॉन की संरचना बनानी है। ब्यूटेनॉन की संरचना बनाई तो आपको मैं इसका है वो बता देता हूँ, CH3 CH2 COCH3। ठीक है, ये होगा आपका ब्यूटेनॉन को, और इसके बाद में आपको संरचना है वो बनानी है। ठीक है, जैसे C है, फिर H है,
ऐसे ऐसे इसमें बड़ा बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद है वो क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? तो आपको मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं प्रतिच्छेद करती, नहीं स्पर्श करती हैं। यदि वे प्रतिच्छेद करेंगे तो विशिष्ट बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती, ये एक तो इधर एक इधर नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर काटेगी मतलब प्रतिच्छेद करेगी तो एक विशिष्ट बिंदु पर करेगी। ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु, कोई ना कोई बिंदु तो आएगा। जैसे हम इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, यहाँ से काटेंगे तो ये विशिष्ट बिंदु हो गया ना। हाँ, इस विशिष्ट बिंदु से क्या होगी, दो दिशाएं होगी। ठीक है, एक ये दिशा एक ये दिशा, जो कि ऐसा संभव है वो बिल्कुल भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दो हैं वो नहीं हो सकती, एक ही होगी। मतलब इस तरीके से वो चलेंगी। ठीक है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है, किसी भी तरीके से मान सकते हो, लेकिन वो एक ही दिशा में चलेगी और वो है ना एक विशिष्ट बिंदु पर है, इस पर से वो नहीं करेगी, फिर है इसकी दो दिशाएं हो जाएगी, फिर आपको पता है ना। तो ऐसा है बिल्कुल नहीं होता है। अगला देखो, क्या होता है जब तांबे के तार को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है आपका, अगला क्या कह रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित है, उदाहरण देना है आपको। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है वो बताना है, और इसकी PDF है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो इस PDF को। अगला है उदय, ये तो हो गया आपका। हाँ, वृंजक चूर्ण का सूत्र एवं दो उपयोग लिखने हैं। हाँ, अगला है आपका देखो, एक ऐसी धातु का उदाहरण देना है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है आप कमेंट में भी बता दोगे, क्या बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट कमेंट बताओगे। हाँ, क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम ही होगा ना। हाँ, एक बार वापस बता देना। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है वो होती है। अगला देखो, कारण बताने हैं। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है वो बताना, कारण बताना है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। हाँ, और CNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सपंडित प्राकृतिक गैस। ठीक है, हाँ, ये होगा आपका। अगला है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर है वो ज्ञात करना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम है वो लिखने। अगला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र है वो बनाना है। हाँ, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड नेशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, हाँ, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहना है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा वे ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2 8 7 है। तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है एक तत्व की परमाणु संख्या, किसी परमाणु संख्या है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो दिया हुआ है। और फिर है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता है वो होगी। परमाणु संख्या है वो यहाँ पर कोष्टक में दी गई है। ठीक है, ये दी हुई ना, N7 है, F9 है, P15 है, AR18 है। ठीक है, हाँ, आपके अनुसार मेंडलीफ ने उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा भाई। धातुएं विद्युत धनात्मकता होती है, क्यों होती है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है उसका विलयन है, उसका उपयोग क्या हो रहा है, सफेदी करने के लिए हो रहा है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र है वो लिखिए। पदार्थ X है, जो भी इसका नाम है उसका नाम लिखना है, किसका नाम, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा विलयन जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ का नाम लिख दिया, फिर इसका सूत्र है वो लिखना है। ठीक है, और पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया है वो लिखनी है। ठीक है, हाँ, अगला देखो, वाष्पोत्सर्जन है वो किसे कहते हैं। ये 1.5 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 3 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का संक्षिप्त वर्णन है वो करना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है अभी बाकी है आपके। हाँ, इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओम का नियम लिखना है, और दी गए परिपथ में A और B के मध्य है ना तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अगला देखो,
किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित है वो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला, अंडाशय द्वारा स्थित दो हार्मोन लिखने हैं, क्योंकि दो अंतरस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखना है, नर मानव के अंतरस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामक चित्र बनाना है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस से निकलती है। कोई भी धातु है उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी वो बताना है, और फिर उसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, मतलब ये गैस है या फिर नहीं है, उसकी उपस्थिति की जांच करनी है। और आवश्यक है, अगर आपको आवश्यक पड़ रहा है चित्र बनाना है तो बनाना है, मतलब चित्र तो फिक्स है, ठीक है। अथवा में आप ये भी नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है आपका विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाना है, और विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करनी है। विद्युत मोटर विभक्त विलय का क्या महत्व है, या तो आप ये कर सकते हो, विद्युत मोटर के बारे में सब कुछ पसंद हुआ है। और एक विद्युत जनित्र, ठीक है, मतलब जनरेटर, इसका नामांकित आरेख बनाना है, और इसका सिद्धांत लिखना है, और कार्यविधि है क्या होती है वो लिखनी है। और इससे विद्युत जनित्र में ब्रुश है, जो ब्रुश होते हैं उसका क्या कार्य है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है हमारा यहाँ पर हो चुका है पूरा। 23 क्वेश्चन है वो थे, और ये क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन कितने नंबर के थे, 4 नंबर के आपके पूरे थे, ठीक है। और इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो गुरु शिक्षा, क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में जाकर GROWSHIKSHA, ठीक है। हाँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन पेपर है उसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।